इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि हायर परचेस सिस्टम में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। हायर परचेस सिस्टम में आपको अच्छी तरह पता है कि दो पार्टीज होते हैं। एक कौन? हायर परचेसर, और दूसरा कौन? हायर वेंडर। हायर परचेसर किसे कहते हैं? जो हायर परचेस सिस्टम पे गुड्स को खरीदता है। और हायर वेंडर किसे कहते हैं? जो हायर परचेस सिस्टम पे गुड्स को बेचता है। हायर परचेसर और हायर वेंडर वर्ड हायर परचेसर क्यों यूज करते हैं, तो इसके पीछे मैंने लॉजिक आपको बताया था पहले लेक्चर में, और फिर मैं बताऊं। हायर परचेसर इसलिए बोलते हैं एक परचेसर को क्योंकि उसने हायर परचेस सिस्टम पे गुड्स को खरीदा है और ओनरशिप उस पर ट्रांसफर अभी नहीं हुआ है। मेन पॉइंट यहां पे ओनरशिप का है। उसी तरह सेलर या वेंडर को हायर वेंडर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने गुड्स दिया है बट अभी ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं किया है। तो हम आइडेंटिफाई कर सके ढंग से आइडेंटिफाई कर सके हायर परचेजर और हायर वेंडर को, इसलिए हम परचेजर और वेंडर के साथ हायर वर्ड यूज करते हैं। अब यहां पर करना क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, जैसा कि इंट्रोडक्शन चैप्टर में लेक्चर में मैंने बता दिया है, फिर मैं एक बार थोड़ा सा लाइटली आपको मैं डिस्कशन करवा दूं कि हायर परचेस सिस्टम चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है। हमें दो पार्टीज के बुक में अकाउंटिंग करना है। दो पार्टीज, हायर परचेसर और दूसरा हायर वेंडर, इनके बुक में अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मतलब एज एन अकाउंटेंट हमारी जिम्मेदारी क्या है कि अगर हम हायर परचेसर के अकाउंटेंट हैं तो हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, और अगर हम हायर वेंडर के अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हायर परचेसर के बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है ना। हायर परचेसर के बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो ध्यान से देखेंगे आप। हायर परचेसर के बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर, ये जो हायर परचेसर है ना, इनके बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जर्नल एंट्रीज करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। क्या क्या है? एसेट्स एक्रूवल मेथड और क्रेडिट परचेस मेथड। एसेट एक्रूवल मेथड, इट शुड बी रिटन एसेट एक्रूवल मेथड और क्रेडिट परचेस मेथड। अब सवाल क्या है कि ये दो मेथड में क्या अंतर क्या है, हम इस पर डीपली भी अभी जाएंगे। ये जो दो मेथड्स हैं, एसेट्स एक्रूवल मेथड और क्रेडिट परचेस मेथड, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है इसको पहले समझते हैं, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आ जाएंगे हम लोग। और फिर आज की क्लास में नेसेसरी अकाउंट्स को भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप गौर करें, हायर परचेजर के बुक में जर्नल एंट्रीज करने के कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं। मतलब कि आपके पास दो अलग अलग मेथड्स हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के। एसेट्स एक्रूवल मेथड, नाम से ही क्लियर है। एक्रूवल मतलब देखिए, चूंकि आप हायर परचेस सिस्टम पे चीजों को खरीद रहे हो, आप इसके अभी ओनर नहीं हुए हो, तो जैसे जैसे आप कैश प्राइस की अदायगी करते हो, किसको? हायर वेंडर को। अगर आप अपने आप को हायर परचेसर मान लो या आप हायर परचेसर के अकाउंटेंट मान लो, तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप हायर परचेसर को कैश की अदायगी आप करोगे, वैसे वैसे कैश प्राइस की अदायगी करोगे, वैसे वैसे आप एसेट्स को डेबिट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक बाइक लिया, सपोज 1,20,000 रुपए की, जिसका कैश प्राइस 1,20,000 है। उसमें अभी आपने डाउन पेमेंट सिर्फ 20,000 दिया और आप बाइक ले आए। अभी आपने कैश प्राइस अदा कितना किया? तो इसलिए पहली बार में आप एसेट्स को कितना से डेबिट करोगे? ओनली 20,000 से, क्योंकि आपने कैश प्राइस अभी सिर्फ 20,000 ही दिया है। दिस इज एसेट्स एक्रूवल मेथड एक्चुअली।
आप एसेट्स को अभी डेबिट कितने से कर रहे होगे? क्यों? क्योंकि आपने 1,20,000 में से, अगर मान लेते हैं कि 1,20,000 रुपए का बाइक आपने खरीदा है हायर परचेस सिस्टम पे, तो आपने डाउन पेमेंट कितना किया है? 20,000। इसका मतलब कि आपने अभी सिर्फ कैश प्राइस को दिया है 20,000, तो एसेट्स को आप डेबिट करेंगे सिर्फ 20,000 से। भाई हमने बाकी के लिए पेमेंट ही नहीं किया है, तो उतने का एसेट्स हम मानते ही नहीं है। दूसरी बात क्या है, अब अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, सपोज करो पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप 15,000 का, जिसमें से मान लो 3,000 ब्याज है, तो इसका मतलब आप 15,000 में से 3,000 आप अगर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कैश प्राइस कितना दे रहे हो? 12,000। कितना दे रहे हो बोलो? 12,000। तो अब अगली बार एसेट्स कितना से डेबिट होगा? कितना से होगा? 12,000 से। तो 12,000 से ही आप इसको डेबिट करोगे, तो अब बचा कितने का? अब ये बचा 88,000। तो आप गौर कीजिए, पहली बार में डेबिट कितना से करोगे? 20,000। उसके बाद फिर कितना से? 12,000 से। फिर अगर आपने नेक्स्ट टाइम कैश प्राइस दिया 14,000 सपोज, तो 14,000 से डेबिट करोगे। फिर 20,000 दे दिए तो 20,000 से डेबिट। फाइनली क्या समझ में आया? एसेट्स एक्रूअल मेथड, जैसे जैसे हम जो एसेट्स हम खरीदते हैं, क्योंकि देखो परचेजर के लिए वो चीज एसेट्स है जो सेलर के लिए क्या है? गुड्स है, ठीक है ना। तो एसेट्स एक्रूअल मेथड नाम से ही क्लियर है, ये परचेसर के बुक में का मेथड है, परचेसर के लिए ये मेथड है। तो जैसे जैसे आप कैश प्राइस की अदायगी करते हो, वैसे वैसे आप जब एसेट्स को डेबिट करते हो ना, तो इसे हम एसेट्स एक्रूअल मेथड कहते हैं। डन। अब आइए क्रेडिट परचेस मेथड क्या होता है फिर। बस इसी बात की वजह से मेथड बदल गया है, तो क्यों नहीं एक ही बार समझ लें आप, फिर हम इसके पॉइंट पर अभी आने वाले हैं। अब जब आगे मैं आपको पूरी जर्नल एंट्रीज भी मैं दिखाऊंगा, तो इजीली समझ में आ जाएगा, और एक लेक्चर के बाद आप पूरे ही चैप्टर को कंफर्म कर सकते हो। अगर आपने बार बार ध्यान से इसको देख लिया, तो आप इजीली सारे ही क्वेश्चंस को आप बना सकते हो किसी भी दुनिया के किसी भी बुक से। तो आप एक बार ढंग से कंसेप्ट क्लियर अगर कर लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बनाना कोई कठिन काम नहीं होता। फिर आप इलस्ट्रेशन को देखकर बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप इजीली बना सकते हो। किसी भी बुक को आप, किसी भी अच्छे बुक को आप अगर एक बार देख लेते हो, तो इजीली समझ में आ जाता है। पर जरूरत है कंसेप्ट क्लियर करने की। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, एसेट्स एक्रूअल मेथड, जैसे जैसे हम एसेट्स का उपार्जन करते हैं, जैसे जैसे एसेट्स के लिए हम कैश प्राइस की अदायगी करते हैं, वैसे वैसे ही एसेट्स को हम डेबिट करते हैं। बट क्रेडिट परचेज मेथड को थोड़ा सा आप देखिए। क्रेडिट परचेज में क्या होता है मालूम है ना? नाम से क्लियर है यार, जब हम उधार कोई सामान खरीद के आते हैं, तो इसका मतलब कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। तो हम पूरे ही एसेट्स को पहली बार में ही डेबिट कर लेते हैं क्या? हाँ, 100%। अगर हमने फर्नीचर उधार खरीदा, हमने 1 रुपया भी अभी नहीं दिया, और मान लो 1 लाख का फर्नीचर उधार खरीदा है, तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट। कितना? नहीं, उधार खरीदा, तो मान लो मोहन से उधार खरीदा, तो टू मोहन अकाउंट, यही एंट्री होगी क्या? तो क्रेडिट परचेज मेथड में क्या करते हैं, एसेट्स को कंप्लीटली डेबिट कर देते हैं पहली बार में ही। मतलब जितनी का एसेट्स है, हमने 1 रुपया भी नहीं दिया अभी, लेकिन डेबिट पूरे ही को कर देते हैं ना, इसी को बोलते हैं क्रेडिट परचेज मेथड। अगर आपने बाइक खरीदा है कितने का? 1,20,000 का कैश प्राइस का ना, तो पहले एंट्री एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, आप डाउन पेमेंट दो या ना दो, इससे कोई मतलब नहीं है, पहले ही एंट्री आप इस तरह कर दोगे। क्या कर दोगे बताओ? आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आप बाइक खरीद रहे हो ना, मान लो एसेट्स खरीद रहे हो, तो सीधे एसेट अकाउंट डेबिट कितना? 1,20,000 टू हायर वेंडर अकाउंट। क्या लिख देंगे हम? हायर वेंडर्स अकाउंट। समझ में आ गया होगा? अमाउंट कितना? 1,20,000। यहां पर क्या कर रहे हैं? पहली एंट्री में क्या किया था हमने? यहां के लिए एसेट्स एक्रूअल मेथड में फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे?
एसेट्स एक्रूवल मेथड में पहली एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट कितना 20,000 टू हायर वेंडर 20,000। फिर अगले एंट्री में जाके कर देंगे हायर वेंडर टू कैश। कर सकते हैं क्या? तो आपने यहां पर क्या किया, एसेट्स को डेबिट कितना से किया 20,000, फिर अगली बार एसेट्स डेबिट कितना करोगे 12,000, फिर अगली बार मान लो 14,000। धीरे धीरे एसेट्स को डेबिट कर रहे हो। तो एसेट्स एक्रूवल मेथड में धीरे धीरे एसेट्स को डेबिट किया जाता है, लेकिन क्रेडिट परचेस मेथड में एक ही बार में एसेट्स को डेबिट कर दिया जाता है। और क्रेडिट किसको कर दिया जाता है? एक ही बार में हायर वेंडर को। और जैसे जैसे हम हायर वेंडर को कैश प्राइस देते रहते हैं, वैसे वैसे हायर वेंडर को डेबिट करते रहता है, और इस तरह से हायर वेंडर का अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। यही बेसिक डिफरेंस है किसमें, एसेट्स एक्रूवल मेथड में और क्रेडिट परचेस मेथड में। तो ये दो मेथड किन के लिए है, हायर परचेसर के लिए है या हायर वेंडर के लिए है? या हायर परचेसर के बुक की बात कर रहे हैं। हायर वेंडर के बुक में भी दो मेथड होगा, आपके अंदर आपके दिमाग में फीलिंग आ रही होगी, तो ऐसा नहीं है। हायर वेंडर के बुक में एक ही तरीका है, वो भी ये वाला क्रेडिट परचेस मेथड वाला तरीका अपनाया जाता है हायर वेंडर के द्वारा। कहने का सेंस यह है, फिर से कूल माइंड होकर समझिए। हायर परचेस सिस्टम में दो पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज होते हैं, एक हायर परचेसर और दूसरा हायर वेंडर। एज एन अकाउंटेंट हमारा काम है कि हम सीख लें कि हायर परचेसर के बुक में क्या क्या एंट्रीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और हायर वेंडर के बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना है। अगर हम हायर परचेसर के बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, अभी सिर्फ हायर परचेसर की बात अगर करें, तो हायर परचेसर के बुक में अकाउंटिंग करने के आपके पास दो तरीका है। या तो आप एसेट्स एक्रूवल मेथड को अपना लो, या फिर आप क्रेडिट परचेज मेथड को अपना लो। या आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अपनाना चाहते हो। जो आपको सुटेबल लगे वो मेथड आप अपना लो। अगर आप एसेट्स एक्रूवल मेथड अपना रहे हो, तो बस आपको एसेट्स को धीरे धीरे डेबिट करना है। ये भी सही तरीका है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि भाई हमने जब ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, तो जैसे जैसे कैश प्राइस दे रहे हैं वैसे वैसे ही एसेट्स को डेबिट कर लें। ये भी लॉजिकली बात सही है। उसी तरह से या तो आप क्रेडिट परचेज मेथड अपना लो। इसके पीछे लॉजिक है कि अरे भले ही हमने कैश पूरा पेमेंट नहीं किया, लेकिन यूज तो पूरे ही एसेट्स को कर रहे हैं ना, तो एसेट्स को डेबिट कर लेते हैं और क्रेडिट कर लेते हैं हायर वेंडर को। धीरे धीरे करके हम हायर वेंडर को जैसे कैश देते रहेंगे, हायर वेंडर को हम डेबिट करते रहेंगे। दोनों लॉजिक अपनी जगह पर सही है। दोनों ही मेथड नाम से ही क्लियर है, एसेट्स एक्रूवल धीरे धीरे, क्रेडिट परचेज एक साथ। क्लियर हो गया? अब आइए, अगर हम देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि अगर एसेट्स एक्रूवल मेथड है तो क्या क्या जर्नल एंट्री होनी है। यहां पर है फॉर इनिशियल पेमेंट और डाउन पेमेंट। या तो आप एक एंट्री करेंगे या दो एंट्री करेंगे। अगर एक एंट्री करेंगे तो सीधे क्या लिखेंगे आप, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 20,000 एंड 20,000। या फिर आप चाहें तो इसकी जगह पर ये दोनों एंट्री भी कर सकते हैं। एक एंट्री की जगह पर ये दोनों एंट्री किया जा सकता है डाउन पेमेंट के लिए। अगर आप ये दोनों एंट्री करेंगे तो एसेट डेबिट करके हायर वेंडर को क्रेडिट करेंगे, और अगले ही एंट्री में हायर वेंडर को डेबिट करके कैश या बैंक क्रेडिट कर देंगे। रिजल्ट यही आएगा ना, रिजल्ट यही आएगा। क्यों? क्योंकि यह हायर वेंडर और यह हायर वेंडर अगर कट हो जाएगा ये क्रेडिट से डेबिट, तो फाइनली बचेगा क्या, एसेट्स टू कैश। तो फाइनली समझिए, डाउन पेमेंट के लिए एसेट्स एक्रूवल मेथड में या तो सिंगल एंट्री कर दो एसेट टू कैश, या फिर इसके बदले में दो एंट्री कर दो, फाइनल रिजल्ट सिंगल एंट्री आएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए हम मानकर चलते हैं कि अब तक हम लोगों ने कितनी एंट्री किया, एक डाउन पेमेंट के लिए मानकर चलें क्या, एक, या तो इसके बदले में दो। तो स्टेप तो एक ही है, तो चलो एक ही एंट्री मानते हैं। अब अगली एंट्री क्या होगी, जस्ट आसानी से समझ में आ रही होगी बातें आपको। अब पर इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, तो जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो सपोज करिए कि 15,000 का पहला इंस्टॉलमेंट है जिसमें 3,000 इंटरेस्ट है। तो 3,000 इंटरेस्ट है, तो 15,000 में से 3,000 तो हम इंटरेस्ट देंगे, तो एसेट्स के अगेंस्ट कितना देंगे, 12,000। इंटरेस्ट जो दे रहे हो वो एसेट्स में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट आप उधार की वजह से दे रहे हो, इसमें उस एसेट्स की कोई गलती नहीं है ना। तो एसेट्स को डेबिट कितना से करोगे आप,
12,000 से। इंटरेस्ट को डेबिट कितना से करोगे? 3,000 से। और वेंडर को क्रेडिट कितना से करोगे? सॉरी मैंने यहां लिख दिया, एसेट्स को डेबिट, एसेट्स को डेबिट कितना से करेंगे? 12,000 से। उसके बाद इंटरेस्ट को डेबिट कितना से करेंगे? 3,000 से। और वेंडर को क्रेडिट कितना से करेंगे आप? 15,000 से। तो ध्यान दिया, आपने एसेट्स को डेबिट कैश प्राइस से किया है, इंटरेस्ट से डेबिट नहीं होगा। समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर आपने क्रेडिट कर दिया। अब जैसे ही उसको पेमेंट करोगे, एंट्री क्या होगी? इस हायर वेंडर को क्या करोगे? यहां पर हायर वेंडर लिखा होना चाहिए था, यहां पर हायर वेंडर को आप डेबिट करोगे और कैश या बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। और कितना अमाउंट लिखेंगे? 15,000 एंड 15,000। एनी प्रॉब्लम? कोई शक नहीं? तो देखिए आराम से देखिए क्या क्या एंट्री अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। आप क्या क्या एंट्री किए हो? पहला पेमेंट, पहली एंट्री किस बात के लिए किया आपने? डाउन पेमेंट के लिए। दूसरी एंट्री किया ड्यू करने के लिए। तीसरी एंट्री किया पेमेंट करने के लिए। पहले मेरे साथ बोली, पहली एंट्री क्यों किया आपने? और डाउन पेमेंट। सेकेंड एंट्री इंस्टॉलमेंट ड्यू करने के लिए। तीसरी एंट्री इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के लिए। इंटरेस्ट चूंकि हायर परचेसर के लिए एक्सपेंस है, इसलिए उसने डेबिट कर दिया है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए। अब अगली बात ध्यान दीजिए, अगर आप हायर परचेसर हो, अगर आप हायर परचेसर हो तो क्या आप डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे एसेट्स पे अपने? क्योंकि आपके लिए वो एसेट्स है ना। तो आप बाइक यूज कर रहे हो, मैंने बताया था, बाइक मान लो 1,20,000 का है, आप उसको यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? यस, आप यूज कर रहे हैं। मान लीजिए 20% डेप्रिशिएशन लगाना है, तो आप 1,20,000 का कितना परसेंट डेप्रिशिएशन लगाओगे? 20%। कितना? 24,000। तो जस्ट डेप्रिशिएशन लगाने की एंट्री क्या करेंगे? 24,000 टू एसेट्स अकाउंट 24,000। डन? तो याद एकदम उंगली पे आप याद रख सकते हो। पहली एंट्री किस लिए किया? डाउन पेमेंट के लिए। दूसरी एंट्री क्यों किया? इंस्टॉलमेंट को ड्यू करने के लिए। तीसरी एंट्री क्यों किया? इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के लिए। चौथी एंट्री क्यों किया आपने? डेप्रिशिएशन के लिए। और आप अब अच्छी तरह जानते हैं कि नॉमिनल आइटम्स को यानी नॉमिनल अकाउंट्स को हम साल के अंत में हम कहां पर भेजते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते हैं। All nominal items will be transferred to profit and loss account। नॉमिनल आइटम का सही स्थान ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जैसा कि नाम से क्लियर है, नॉमिनल, हिंदी में इसको बोलते हैं नाम मात्र। क्यों कहते हैं इसको नाम मात्र? उसका रीजन है कि ये अभी अभी इसका जन्म हुआ है और 1 साल के अंदर अंदर इसका समाप्ति भी हो जाना है इसकी। Nominal account cannot be carried. It will be transferred to profit and loss account. नॉमिनल अकाउंट की शुरुआत साल के दौरान होता है और साल के अंत होते होते इसके अस्तित्व समाप्त हो जाना है। तो जिस अकाउंट को आपने ओपन किया है नॉमिनल अकाउंट को, उसको आप क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से। तो जो इंटरेस्ट है और डेप्रिशिएशन है, जो थर्ड रूल है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सभी एक्सपेंसेस और सभी एक्सपेंसेस और सभी लॉसेस को, या इनकम, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और प्रॉफिट, ये सारी चीजें क्या होता है? नॉमिनल आइटम्स होते हैं। और इसको हम कहां भेजते हैं? सभी एक्सपेंसेस और इनकम्स क्या होते हैं? नॉमिनल आइटम्स। कहां भेजते हैं हम इसको? क्वेश्चन बोले या ना बोले हमें इसको फॉलो करना है। तो डेप्रिशिएशन को हमने डेबिट किया था ना, ये देखो डेप्रिशिएशन को कर दिया क्रेडिट, इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया था, कर दिया क्रेडिट, और डेबिट किसको कर दिया इसके बदले में? किसको? प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डेबिट कर दिया। फाइनली ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस को इंटरेस्ट कितना को क्रेडिट डेबिट किया था हमने पहली बार में? 3,000। और यहां पर डेप्रिशिएशन को कितना सा डेबिट किया था? तो ये दोनों को कर दिया क्रेडिट। जिस आइटम को आपने कभी डेबिट किया था, आप कर दिया क्रेडिट, वो खाता बंद। तो डेबिट किसको करना पड़ेगा? दोनों मिलाकर 27,000। ये हो गया खत्म। यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फर्स्ट ईयर होगा किसके बुक में? ये फर्स्ट ईयर के लिए किसके बुक में? हायर परचेजर के बुक में। कौन से मेथड के अकॉर्डिंग? एसेट्स एक्रूअल मेथड के अकॉर्डिंग। सेकेंड ईयर क्या होगा? पहली एंट्री नहीं होगी,
डाउन पेमेंट तो सेकेंड ईयर नहीं होगा, तो बाकी के 4 एंट्री तो फिर होगी सेकेंड ईयर में, होगा नहीं होगा? फिर सेकेंड ईयर में इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, फिर सेकेंड ईयर में इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को कहां भेजेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। थर्ड ईयर में भी सेम होगा, फोर्थ ईयर में सेम होगा, जितने भी साल तक ये इंटरेस्ट चलेगा यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता रहेगा। मेरे ख्याल से एसेट्स एक्रूवल मेथड सभी बच्चों को 100% समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आवश्यकता है, अब नीड है, आप तुरंत समझ लेंगे। अब कौन सा मेथड? क्रेडिट परचेज मेथड। मैंने पहले ही बता दिया आपको। जैसे यहां धीरे धीरे डेबिट कर रहे हैं ना, पहले डाउन पेमेंट को डेबिट की, डाउन पेमेंट के लिए आपने एसेट्स डेबिट किया, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ एसेट्स डेबिट किया कैश प्राइस के लिए, सेकंड में करोगे, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, धीरे धीरे। लेकिन यहां पर क्या, एक ही बार में डेबिट कर लेंगे हम, और एक ही बार में हायर वेंडर को क्रेडिट कर देंगे। जैसे हायर वेंडर को एसेट्स एक्रूवल मेथड में ना धीरे धीरे क्रेडिट कर रहे हैं, जब पेमेंट का टाइम आ रहा है ना तो उसको क्रेडिट करके फिर डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं फिर डेबिट कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हो क्या? लेकिन यहां पर पहली बार में ही क्रेडिट कर देंगे, किससे? ओनली विथ कैश प्राइस। याद रखिएगा, इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए हम धीरे धीरे ही क्रेडिट करेंगे हायर वेंडर को, और इंटरेस्ट हम इसको सिर्फ हायर वेंडर को तभी क्रेडिट करेंगे जब इंटरेस्ट का ड्यू हो जाएगा, लेकिन कैश प्राइस के लिए पहले ही डेबिट कर दे, क्रेडिट कर देंगे। आइए चलिए चेक कर लेते हैं। आप एसेट्स के परचेस करने पर, जैसे कि आपने एसेट्स कितने का लिया? 1,20,000 का ना। डाउन पेमेंट आपने कितना दिया? हाँ 20,000। हम पहली बार में ही इसको डेबिट कर देंगे एसेट्स को, कितना से? 1,20,000 से, और हायर वेंडर को हम क्रेडिट कर देंगे कितना से? 1,20,000 से। पहले दिन ही एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट ऐसा ही करेंगे, पहली एंट्री यही करेंगे। कैश प्राइस से एसेट्स को डेबिट कर दो विथ कैश प्राइस ओनली। एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस एंड हायर परचेस प्राइस? Difference is of interest only. When interest is added with cash price, then result is higher purchase price. मतलब कि जब हम इंटरेस्ट को कैश प्राइस में जोड़ देते हैं तो वो कौन सा प्राइस बन जाता है? हायर परचेस प्राइस बन जाता है। कैश प्राइस का मतलब है उस सामान को जितने में हम कैश देकर खरीद कर ला सकते थे, दैट इज कैश प्राइस। तो हमने पहली एंट्री में डेबिट कर दिया एसेट्स को 1,20,000 से, क्रेडिट कर दिया 1,20,000 से हायर वेंडर को। अब जैसे ही हमने उसको डाउन पेमेंट दिया तो अब उसको डेबिट करेंगे ना हायर वेंडर को, कितना से? 20,000 से। क्रेडिट क्या करेंगे? कैश दिया या बैंक, क्रेडिट 20,000। कोई दिक्कत? अब गौर करना, इंटरेस्ट ड्यू के लिए पहला इंस्टॉलमेंट जब हम ड्यू कर रहे थे एसेट्स एक्रूवल मेथड में, ये बात तभी बच्चे को ठीक से समझ में आती है ना, दोनों मेथड, जब दोनों मेथड को एक साथ समझाया जाए। जब हम इंस्टॉलमेंट ड्यू कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? एसेट्स एक्रूवल मेथड में एसेट्स को डेबिट कर रहे थे। याद करो, एसेट्स को डेबिट कितना हजार से किया था? 12,000 से। इंटरेस्ट को डेबिट कितना से किया था? और हायर वेंडर को कितना से क्रेडिट किया था? 15,000 से। ये डेबिट और ये क्रेडिट हायर वेंडर को। लेकिन यार हम तो एसेट्स को पहले ही 12,000 से डेबिट कर चुके हैं, इंटायर एसेट्स को ही डेबिट कर चुके हैं, टोटल अमाउंट से डेबिट कर चुके हैं, फिर एसेट्स को तो डेबिट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हायर वेंडर को हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, किससे? कैश प्राइस से। लेकिन इंटरेस्ट वाले अमाउंट से क्रेडिट नहीं हुआ है ना, तो क्रेडिट परचेज मेथड में इंस्टॉलमेंट के ड्यू होने पर सिर्फ इंटरेस्ट डेबिट होगा, कितना से? 3,000 से, और हायर वेंडर क्रेडिट कितना से होगा? 3,000 से। यही फर्क है। लेकिन जब पेमेंट करेंगे तो कितना हजार करेंगे मालूम है ना? यहां पर पेमेंट की एंट्री छूट गई है। अगर हम पेमेंट करेंगे, कोई बात नहीं, ध्यान दे दीजिए, अगर हम पेमेंट करेंगे जब, तो अब चूंकि पेमेंट तो हम धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में ही करेंगे ना, तो एंट्री क्या करेंगे बोलो? एट द टाइम ऑफ पेमेंट हायर वेंडर अकाउंट डेबिट कितना? 15,000 टू कैश अकाउंट कितना? 15,000। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है क्या? एंड फिर बाकी एंट्री बिल्कुल सेम है, डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री सेम होगी। कितना डेप्रिसिएशन लगाए थे? 24,000।
तो सेम होगी 24,000 और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन को भेजने की भी एंट्री सेम होगी। मेरे ख्याल से आपको दोनों मेथड इजीली समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम? मेथड बदला कहां पर? फर्क सिर्फ यही होता है एसेट्स एक्रूवल मेथड और क्रेडिट परचेज मेथड में कि एसेट्स एक्रूवल मेथड में क्या करते हैं, धीरे धीरे एसेट्स को डेबिट करते हैं, लेकिन क्रेडिट परचेज मेथड में एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट या डाउन पेमेंट के टाइम पे ही हम एसेट्स को पूरे ही अमाउंट से डेबिट कर देते हैं और हायर वेंडर को क्रेडिट कर देते हैं। एसेट्स एक्रूवल मेथड में फिर हम एसेट्स को डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट को डेबिट करके हायर वेंडर को क्रेडिट करते हैं। बट क्रेडिट परचेज मेथड में जब हम इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है तो सिर्फ इंटरेस्ट को डेबिट करके किसको क्रेडिट करता है? किसको? हायर वेंडर को क्रेडिट करते हैं। तो हायर वेंडर को जो क्रेडिट करते हैं ना, हम इंस्टॉलमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट के लिए क्रेडिट करते जाते हैं, क्योंकि हम कैश प्राइस के लिए पहले ही उसको क्रेडिट कर चुके हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो और नॉमिनल आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजने की एंट्री सेम होगी, डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री भी सेम होनी है। यही मेथड दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के बारे में, जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अब चूंकि दोनों को मेथड को मैंने एक साथ बता दिया है, तो इजीली आप हायर परचेजर के बुक में क्वेश्चन चाहे जो भी हो, आप इजीली इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। डन? चलिए आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।